तो क्रिमिनल लॉ की पूरी दुनिया में एक भूचाल सा आया हुआ है। सदियों पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को पीछे छोड़कर हम अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं। ये सिर्फ कानून की किताबों में थोड़े बदलाव नहीं है, ये हमारी पूरी जस्टिस मशीनरी का एक नया अवतार है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बिल्कुल रूट लेवल पर जाएंगे, उन फाउंडेशंस को समझेंगे जो तय करते हैं कि एक आम इंसान कब मुजरिम बन जाता है, हर केस कैसे लड़ा जाता है और आखिर में सज़ा कैसे तय होती है। इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एनाटॉमी को हम आसान और लॉजिकल तरीके से 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम, फिर एक्सेप्शंस और स्टेट ऑफेंसेस, उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी, चौथा क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी और आखिर में पब्लिक जस्टिस और मैरिज। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से, एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम। एकदम फाउंडेशन की बात। आखिर एक मामूली सा एक्शन कानून की नज़र में पनिशेबल ऑफेंस कब बन जाता है? देखिए, कानून में स्टेक्स हमेशा हाई होते हैं। यहां मुख्य रूप से 2 चीजें हैं, क्राइम और टॉर्ट। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है? यह सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, पूरी सोसाइटी के खिलाफ एक धोखा माना जाता है। इसीलिए स्टेट खुद इसको प्रोसिक्यूट करता है और इसकी आखिरी मंजिल अक्सर जेल होती है। लेकिन टॉर्ट ये एक प्राइवेट रॉन्ग है। यहां व्यक्ति खुद सिविल कोर्ट में जाता है और रेमेडी के तौर पर मिलती है फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन यानी डैमेजेस। सिंपल सा फंडा है, स्टेट प्रोसिक्यूशन और प्रिजन टाइम वर्सेस प्राइवेट सिविल डैमेजेस। अब एक और दिलचस्प बात, क्राइम कोई अचानक घटने वाली चीज नहीं है। इसके प्रॉपर स्टेजेस होते हैं। पहला, इंटेंशन, सिर्फ दिमाग में बुरा सोच लेने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता। दूसरा, प्रेपरेशन, तैयारी करना भी आमतौर पर क्राइम नहीं है। लेकिन लाइन कहाँ क्रॉस होती है? कानूनी दंडे का डर शुरू होता है जब तैयारी पूरी हो और एक डायरेक्ट अटेम्प्ट किया जाए। यहां लायबिलिटी जुड़ जाती है। उस अटेम्प्ट के बाद आखिरी स्टेज आती है, कमीशन। अब आते हैं क्रिमिनल लॉ के एब्सोल्यूट गोल्डन रूल पर। ये 2 टर्म्स कभी मत भूलिएगा, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस यानी फिजिकल एलिमेंट, वो वॉलेंट्री रॉन्गफुल एक्ट जो किया गया, और मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड। कानून का बड़ा साफ उसूल में जब तक फिजिकल एक्ट और उसके पीछे का दोषी दिमाग दोनों आपस में ना मिल जाएं, तब तक कोई गिल्ट नहीं। सिर्फ आपका एक्शन किसी को मुजरिम नहीं बनाता, दिमाग का दोषी होना उतना ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ, एक्सेप्शंस एंड स्टेट ऑफेंसेस। तो सोचिए, क्या कभी ऐसा होता है कि एक क्रिमिनल एक्ट करने के बावजूद कोई कानूनी कन्विक्शन से साफ बच जाए? जी हां, बिल्कुल। और इन्हीं को हम लॉ में जनरल एक्सेप्शंस कहते हैं। इन एक्सेप्शंस को समझने के लिए हम फेरैक मेथड का यूज करेंगे, यानी फैक्ट्स, इशू, रूल, एनालिसिस और कंक्लूजन। 2 मैसिव लैंडमार्क केसेस पर ध्यान दीजिए। पहला, हरी सिंह गौंड केस, जो सेक्शन 84 यानी लीगल इंसैनिटी से जुड़ा है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई अपने दिमागी संतुलन खोने की बात करता है तो उसे साबित करने का बर्डन यानी बर्डन ऑफ प्रूफ खुद अक्यूज्ड पर ही होगा। दूसरा अहम केस है देवनारायण का। यह प्राइवेट डिफेंस यानी सेल्फ डिफेंस का केस है। इसने ये तय किया कि अगर सामने से जान का खतरा हो, एक इमिनेंट थ्रेट हो, तो बचाव की उस गर्मागर्मी में अगर रीजनेबल एक्सेस फोर्स भी यूज कर ली जाए तो वो पूरी तरह परमिसिबल है, उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। उसके बाद आती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 120A इसको बहुत पावरफुली डिफाइन करता है और यह बड़ी खतरनाक चीज है। यहां कानून किसी एक्शन का वेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक अग्रीमेंट। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी इल्लीगल एक्ट को करने की आपस में सहमति ही बना लेना, तो क्राइम वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। किसी प्रैक्टिकल एक्शन या ओवर्ट एक्ट की जरूरत ही नहीं है, वो अग्रीमेंट खुद अपने आप में एक क्राइम है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस अंदरूनी साजिश को प्रैक्टिकली साबित कैसे किया जाए। स्टेट वर्सेस नवजोत संधू ये हिस्ट्री का वही रोंगटे खड़े कर देने वाला पार्लियामेंट अटैक केस है। इसमें इशू यही था कि साजिश को कोर्ट में प्रूव कैसे करें। यहां रूल अप्लाई हुआ सेक्शन 65B का, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करता है। कोर्ट का फाइनल कंक्लूजन ये था कि ऐसी गहरी साजिशों में डायरेक्ट प्रूफ मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए कॉल रिकॉर्ड्स और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक कॉन्स्पिरेसी कन्विक्शन को लीगली लॉकडाउन करने के लिए पूरी तरह से काफी हैं। अब हम कानून के सबसे गंभीर और डार्केस्ट चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, यूनिट 3, ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी। वो ब्रूटल अपराध जो ह्यूमन बॉडी के खिलाफ होते हैं। आइए इसकी कॉम्प्लेक्स लेयर्स को बारीकी से समझते हैं। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, इन दोनों के बीच एक रेजर थिन, बहुत ही पतली कानूनी लाइन होती है।
कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है, एक बड़ा दायरा जिसके नीचे इंटेंट या नॉलेज टू कॉज डेथ आता है। लेकिन मर्डर डायरेक्टली उसी की एक स्पेसिफिक स्पीशीज है। फर्क डिग्री का है। जब खतरा इतना मैसिव हो जाए और इरादा इतना स्पेसिफिक हो कि उस फिजिकल एक्ट से डेथ होना वर्चुअली गारंटीड हो, तो कानूनी भाषा में वो एक्ट कल्पेबल होमिसाइड से सीधे मर्डर में एस्केलेट हो जाता है। और इस पॉइंट पर के.एम. ननावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस के फैक्ट्स आज तक लॉ स्कूल्स में बार बार पढ़ाए जाते हैं। एक नेवल ऑफिसर को जब पता चला कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, तो उसने डेलिब्रेट टाइम लिया, ड्यूटी से हथियार निकाला, लवर का कॉन्फ्रंट किया और खून कर दिया। डिफेंस ने आर्ग्यूमेंट रखा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, लेकिन कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्टली निष्कर्ष निकाला, जहां आपने डेलिब्रेटली टाइम निकालकर हथियार उठाया, वो अचानक नहीं हुआ, वो प्रीमेडिटेशन बन गया। आपने प्लानिंग की, और जहां प्लानिंग आ गई वहां सडन प्रोवोकेशन का लीगल डिफेंस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। समाज में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते क्राइम्स को देखते हुए स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में कुछ बेहद सख्त एनहांसमेंट्स किए गए हैं। 2018 के सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट्स इसका सबसे प्रोमिनेंट उदाहरण है। फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। रेप के लिए अब मिनिमम सजा 10 साल कर दी गई है, और अगर विक्टिम की उम्र 12 साल से कम है तो कानून सीधे डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान करता है। इन मुद्दों पर ट्रायल्स की स्पीड बढ़ाने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक POSO कोर्ट्स परमानेंटली एस्टैब्लिश किए गए। ये सिस्टम का एक बहुत स्ट्रिक्ट और नॉन नेगोशिएबल स्टैंड है। और ये कानूनी बदलाव रातों रात नहीं आए। 1979 का टुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसे कॉमनली मथुरा रेप केस भी कहते हैं, उसने देश को हिलाकर रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त की इंटरप्रिटेशन काफी कंट्रोवर्शियल रही थी, जहां पैसिव सबमिशन को एक तरह से कंसेंट से जोड़कर देखा गया था। इस एक रूलिंग ने पूरे देश में गूंज पैदा की और इसने डायरेक्टली 1983 के उस मैसिव लेजिस्लेटिव रिफॉर्म को स्पर किया। उसी मूवमेंट के बाद आखिरकार कस्टोडियल रेप केसेस में एब्सेंस ऑफ कंसेंट का एक क्लियर प्रिजम्पशन लॉ में परमानेंटली इंक्लूड किया गया। आइए अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं और चलते हैं यूनिट 4 पर, क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग चीज़ ये देखने वाली है कि चार्जेस कैसे रॉकेट की तरह तेज़ी से एस्केलेट होते हैं जब एक प्रॉपर्टी क्राइम में वायलेंस यानी हिंसा शामिल हो जाती है। यहाँ का लीगल मैथ एकदम स्ट्रेट और अनब्रेकेबल है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ डिसऑनेस्टली किसी के प्रॉपर्टी को मूव करना, ये बन गया थेफ्ट। अब उसमें थोड़ा फियर डाल दीजिए और ज़बरदस्ती उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी करवा लीजिए, ये एस्केलेट होकर हो गया एक्सटॉर्शन। लेकिन अगर उसी थेफ्ट में सीधे वायलेंस या इमीडिएट आशंका जोड़ दी जाए तो चार्ज सीधे रॉबरी बन जाता है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर यही रॉबरी 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर करें तो कानून कहता है कि अब ये डेकॉइटी है। थेफ्ट प्लस वायलेंस इज रॉबरी और गैंग ऑफ 5 इज द कॉइटी। कानून कितना डीपली एनालाइज करता है, इसे समझने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग हाइपोथेटिकल सिनेरियो देखते हैं। ये इंग्लिश पर्सुएसिव केस R वर्सेस ईसॉम पर आधारित है। सोचिए, एक इंसान ने एक हैंडबैग उठाया चोरी करने की नीयत से, पर उसने बैग खोलकर देखा और उसमें उसे कुछ भी वैल्यूएबल नहीं मिला, तो उसने चुपचाप बैग वापस वहीं रख दिया। तो सवाल ये है, क्या इस कंडीशनल इंटेंशन को कि अगर वैल्यूएबल मिलता तो चुरा लेता, क्या इसे कानून की नज़र में प्रॉपर थेफ्ट माना जाएगा? इसका कानूनी कंक्लूजन बड़ा हैरान करने वाला पर एकदम सॉलिड है। बैग उठाना और वापस रख देना थेफ्ट नहीं है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अटेम्प्टेड थेफ्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून कहता है कि थेफ्ट कंप्लीट करने के लिए उस प्रॉपर्टी को परमानेंटली डिप्राइव करने का एक फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और डेफिनेट डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना ही चाहिए। कंडीशनल इंटेंशन कि अच्छा लगा तो ले लूंगा, वो थेफ्ट के थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करता। और अब हम पहुंच गए हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, यूनिट 5, पब्लिक जस्टिस एंड मैरिज। कानून सिर्फ सड़कों पर होने वाले क्राइम्स को नहीं, बल्कि पब्लिक जस्टिस की फंक्शनिंग और मैरिज जैसे नाजुक पर्सनल इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत हेविली रेगुलेट करता है। मैरिज से जुड़े हुए फंडामेंटल स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस कुछ इस तरह से आउटलाइन होते हैं। पहला है बिगैमी, यानी अगर आपका लीगली वेडेड स्पाउस जिंदा है और आप लीगली अलग नहीं हुए हैं तो दूसरी शादी करना एक जुर्म है। दूसरा, मॉक मैरिज, यानी किसी के साथ एक झूठी, कंप्लीटली फ्रॉडुलेंट शादी की सेरेमनी परफॉर्म करना। और तीसरा, और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला, सेक्शन 498A, यानी क्रुएलिटी। ये हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के फिजिकल या मेंटल हरासमेंट को एक स्ट्रिक्ट पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। इन्हीं पर्सनल बाउंड्रीज के अंदर जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक सचमुच मॉन्यूमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल केस रहा है। सदियों से अडल्ट्री सेक्शन 497 के तहत एक पनिशेबल क्राइम माना जाता था,
पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस पर बड़ा निष्कर्ष निकाला। उनका साफ कहना था कि महिलाएं कोई प्रॉपर्टी या चैटल्स नहीं हैं। उन्हें हस्बैंड की संपत्ति जैसा ट्रीट करना आर्टिकल 14 और 15 के इक्वालिटी प्रिंसिपल्स के सीधा खिलाफ जाता है, और इस सॉलिड मॉडर्न रीजनिंग के आधार पर अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर पुराना कानून हटा दिया जाएगा। इसका परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट हमें मिलता है सुब्रमण्यन स्वामी केस में। यहां सेक्शंस 499 और 500 यानी क्रिमिनल डेफेमेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करने का चैलेंज किया गया था। यहां मुद्दा था फ्री स्पीच वर्सेस रेप्यूटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लैश को बड़े ब्रिलियंटली बैलेंस किया। उन्होंने तय किया कि किसी इंसान की रेप्यूटेशन, उसकी इज्जत, खुद आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है। इसीलिए क्रिमिनल डेफेमेशन कानून की किताबों में बिल्कुल बरकरार रखा गया। तो देखिए, 1860 के उस ऐतिहासिक इंडियन पीनल कोड से शुरू होकर 2023 के इस नए भारतीय न्याय संहिता तक का ये लंबा सफर ये साफ दिखाता है कि कानून एक पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक मशीनरी है जो लगातार इवॉल्व हो रही है। पर असल में जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ छूट जाता है वो ये है, जैसी सोसाइटी आज तेजी से बदल रही है, क्राइम्स का नेचर ऑनलाइन और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो हमारा ये जस्टिस सिस्टम आने वाले दशकों में सच्चाई और इंसाफ को बरकरार रखने के लिए अब और किस नए रूप में सामने आएगा। आगे का रास्ता यकीनन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।